जो हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी, इन्वेजन्स ऑफ अरब्स या फिर तुर्किश इन्वेजन, मुझे उसके बारे में थोड़ा कुछ और बताना है। लाइक मैं कुछ बताऊंगा और आपको वो लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इजी है, और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? आज आपकी मैं रील बनाने वाला हूँ थोड़ी सी। फिर उसके बाद हम चोला एम्पायर करेंगे, ठीक है? मतलब कि कुछ लाइन है, मतलब कि एक पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा वो पेज मैं सोच रहा था पीडीएफ बना के डाल दूँ, लेकिन वो उस हालत में है जो जिसकी मैं पीडीएफ बना सकूँ। ठीक है, आर यू रेडी? थम्स अप कर दो। पेन पेपर रेडी है ना? ठीक है, लिखो फिर स्टार्ट हो जाओ। द इन्वेजन ऑफ द तुर्क्स। और एक चीज़ बता दूं, द इन्वेजन ऑफ द तुर्क, तुर्क से पहले एक चीज़ बता दूं। आप कहोगे भैया आप तुर्क पढ़ा रहे हो और आप कह रहे हो कि ये लोग अफगानिस्तान से आ रहे हैं। तुर्क तो तुर्की के हैं ये लोग, लेकिन आप अफगानिस्तान क्यों बता रहे हो? अफगान्स बताना चाहिए आपको तो। वाई तुर्क? तुर्क क्यों? इसलिए क्योंकि जो इनके डिसेंडेंट थे या फिर ये तुर्क से अफगानिस्तान में आए थे। ठीक है, ये तो सुना होगा, सेंट्रल एशिया से आए थे ये लोग अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से ये इंडिया में आए। तो इनका जो मेन चीज़ अपने आप को इसी में खुश कर, जैसे कि अगर हम कहीं भी बाहर चलाएंगे, अमेरिका में चलाएंगे, हम ये तो कहेंगे हम भारतीय हैं, ये तो कहेंगे हम इंडियंस हैं। ऐसे थोड़ी कहते हैं हम अमेरिकन बन गए यहाँ पे आगे। तो वो लोग तुर्क से आते हैं, अफगानिस्तान में चले जाते हैं, फिर वो अपने आप को तुर्क ही बोलते हैं, ठीक है? गॉट इट? अब लिखो, शुरू हो जाओ। 3, 2, 1, गो। द इन्वेजन ऑफ द तुर्क्स इन द 11th सेंचुरी। और माइक ओपन है, आप माइक ओपन करके पूछ लेना भैया यहाँ पे रह गया है फिर ऐसा कुछ, तो मैं रिपीट कर दूंगा। क्योंकि मैं लिख पाऊंगा फिर टाइम लगेगा, क्योंकि मैं वही हूँ, परफेक्ट चीज़ चाहिए मेरे को। द invasion of the Turks in the 11th century from Central Asia had far-reaching consequences on the history of medieval India. लिखा? The Turks established the politico-military control. Military control over the major region of the country and promoted the religion Islam. Religion ऐसे करके लिखना, religion इस्लाम। इस्लाम वही तो कर रहे थे, इस्लाम ही तो फैला रहे थे। That they and introduced professed and introduced and nurtured the Islamic culture in all spheres. इन्होंने इंडिया में आके हर एक तरीके से इस्लामिक कल्चर को नर्चर किया, उसको फलाया फुलाया, ठीक है? हर एक स्फेयर में, मतलब हर एक जगह। Unlike the invaders of the ancient India, unlike the invaders of ancient India, comma, the Turks and Indian, the Turks and the Indian converts to Islam. इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे ये लोग, ठीक है? Maintain their distinct religion, cultural identity.
लाइक ऐसे लिखना है, रिलीजन, कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है, लिख लिया होगा। द तुर्क वर, नेक्स्ट पैराग्राफ है बेसिकली। समझ में तो आ गया अभी तक जितना समझाया है, मतलब कि बोला है, समझाया तो नहीं है, बस थोड़ा जितना भी बोला है उतना समझ में आ गया। थम्स अप कर दो, या फिर कुछ रह गया। मिलिट्री कंट्रोल ओवर द मेजर रीजन्स, REGIONS, हाँ हाँ यशी ने लिखा है, ऑफ द कंट्री। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्योंकि ये ना आपको ये हेल्प करेगा, जैसे कि मैंने आपको ऐसे मतलब कि लिखा पाया था ऐसे ऐसे करके कुछ फ्लो चार्ट बनवा के, ठीक है। और अब इसको लिखने के बाद ये लिख दोगे जो मैं लिखवा रहा हूँ, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। द तुर्क्स वर नोमेड्स, लिखो, द तुर्क्स या टर्क्स वर nomads who lived in certain areas of Central Asia since the 8th century CE, ठीक है। जो हमारे अब्बासिद कैलिफ, सॉरी सॉरी, समझाना नहीं है, द अब्बासिड कैलिफ्स, जो अब्बासिड कैलिफ्स थे, कन्वर्टेड दीज तुर्क्स इनटू इस्लाम, जो अब्बासिद कैलिफेट से उन्होंने इन तुर्कों को इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया, फिर कर दिया। द अब्बासिड कैलिफ्स कन्वर्टेड दीज तुर्क्स इनटू इस्लाम एंड recruited recruited them as mercenaries, मर्केनरीज की स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। मर्केनरीज मतलब होता है एक तरीके का, बोल सकते हैं, जो हमेशा एक चीज के पीछे भागता है, वो है पैसा। मर्केन मतलब कि मर्केनरी, मर्केन, ओ शिट, मर्केनरीज, ठीक है। और स्लेव्स में इनको रिक्रूट करा, जो मतलब होते हैं ना, लाइक उनकी हम स्किल्स देख के उनको लाइक रिक्रूट करते हैं या फिर उनको पोजीशन देते हैं। सोसाइटी में देखा होगा, अगर आपकी कॉलेज में कोई सोसाइटी है, तो प्रेसिडेंट कौन बनता है, जिसकी थोड़ी खूबियाँ हैं लीडरशिप वाली, ठीक है। ट्रेजरर कौन बनता है, जिसमें चलो ये कुछ कुछ संभाल सकता है। और बाकी लोग क्या बनते हैं, लाइक एक तरीके के स्लेव, ऐसे मान के चलो, काम इधर से करना है, उधर से डेकोरेशन करवानी है, वो करवाना है, वो करवाना, कॉल करना है, ये करना है, वो करना है, सारा काम उन पर, ठीक है। मर्केनरीज वो होते हैं जिनको सिर्फ पैसों से मतलब है, उनको पैसे कमाने हैं सिर्फ, ठीक है। आई होप समझ गए, ठीक है। वेदुला, मैं कुछ पैराग्राफ्स लिखवा रहा हूँ जो हमने अरब कॉन्क्विस्ट पढ़े हैं, ठीक है। मैंने लगभग 2 पैराग्राफ लिखवा दिए हैं, तीसरा अब स्टार्ट कर देना आप, ठीक है। खुशी या सॉरी, खुशी कह रहा हूँ, मुस्कान, खुशी और मुस्कान भाई एक हो जाता ना। मुस्कान और यशी, आप में से कोई फोटो भेज देना है विदुला को टेलीग्राम पर, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ। द मेडिवल पीरियड इन इंडिया, ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा हार्ड हो, लिखवा रहा हूँ जो मैं। द मेडिवल पीरियड इन इंडिया स्टार्टेड विद द तुर्किश इन्वेजन, उससे पहले हमारा अर्ली मेडिवल चल रहा था, अब हमारा मेडिवल चल रहा है, ठीक है। इसी के बाद हमारा फोर्थ सेमेस्टर आ जाएगा।
The medieval period in India started with the Turkish invasion, full stop. With the death of Harshvardhan, with the death of Harshvardhan, an era of feudalism rose in India. मतलब कि इस टाइम जो फ्यूडलिज्म का एरा था बढ़ गया था इंडिया में, ठीक है, हर्षवर्धन की डेथ के बाद, फुल स्टॉप. देयर वाज अ लॉस ऑफ पॉलिटिकल डिसहेवलिंग्स. गाइस एक सेकंड, एक मेरे पे मैसेज आया है. दिस मॉड्यूल इज ब्लॉक्ड फ्रॉम लोडिंग दिस इनटू लोकल फाइल्स. अभी किसका है ये? प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी असिस्टेंट. जस्ट अ सेकंड. बॉन्जूर बॉन्जूर करके आएगा. हाँ तो कहाँ पे थे? देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल डिसहेवलिंग्स इन द नॉर्थ इंडिया and everyone was too busy capturing small kingdoms. सभी छोटे छोटे किंगडम्स लेना चाहते थे, एक दूसरे के ऊपर हथियाना चाहते थे, बजाय देखने के, बजाय नोटिस करने के कि बाहर से इन्वेजन हो रहा है तुर्क का, ये छोड़ के वो अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे. ठीक है, इसका मतलब ये जो मैं बताने वाला हूँ. एंड एवरी वन वॉज टू बिजी, टी डबल ओ टू वाला, टू बिजी capturing small kingdoms then to take notice of the aggressive invasion of the Turks. लिख लिया? And everyone was too busy capturing small kingdoms then to take notice of the aggressive invasion of the Turks. Full stop. Next paragraph. During 11th and 12th century, the Turkish rulers of Ghazni and Gurid या फिर घौर, लिख दो ना एक सेकंड. The Turkish ruler of Ghazni, Ghazni and Ghor invaded the Indian subcontinent. गाइस आपने, क्या आपको ये इसका मतलब पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अगर पता है तुम सब करो, नहीं पता तो फुल स्टॉप डाल दो. क्योंकि क्या ढूंढोगे, कौन सी मौज ढूंढोगे? पता है? अच्छा मेरे को बताओ, क्या होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट? माइक ओपन कर सकते हो? क्या हुआ? आई एम वेटिंग. या बांग्लादेश पाकिस्तान था.
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंस से पहले का था, जितना भी इंडिया, वो सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट होता है, बेसिकली ये बोल सकते हैं ना। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। कहाँ पर आ गए थे हम? घोर इन्वेडेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फुल स्टॉप। दीज रूलर्स वर, कौन कौन से रूलर थे पता है ना? पता ही होगा क्योंकि पढ़ा हुआ है। इसके थे महमूद ऑफ गजनी, महमूद ऑफ गजनी। और इनके कौन थे? मोहम्मद, मोहम्मद घोरी। ठीक है। ठीक। अब लिखेंगे हम एक हेडिंग बहुत बढ़िया सी, टू फैक्टर्स प्लेड वेरी क्रूशियल रोल इन द तुर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया। एक फैक्टर के बारे में जानेंगे। गाइस इतना समझ में आ गया अभी तक जितना मैंने लिखवाया है? कोई हार्ड या फिर ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मतलब समझाना चाहिए मेरे को, या फिर ऐसा मैंने पहला नहीं समझाया है इनमें से जितना भी कुछ लिखवाया है? बता सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली अभी तक हमने यही देखा, क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा। भैया थर्ड पैराग्राफ में हर्षवर्धन के बाद रिपीट कर दो, अच्छा एक सेकंड को। विद द डेथ ऑफ हर्षवर्धन, कॉमा, एन एरा ऑफ फ्यूडलिज्म रोज इन इंडिया। देयर वॉज अ lot ऑफ पॉलिटिकल डिसहेवलिंग्स, या बोल सकते हैं डिसेबलिंग्स की जगह लाइक डिसऑर्डर था बहुत ज़्यादा, मतलब उथल पुथल हो गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है। क्योंकि सब लोग लड़ रहे थे किसके लिए? भाई ये वाला रीजन मुझे चाहिए, ये वाला रीजन मुझे चाहिए, नहीं मुझे तो ये वाला भी चाहिए, मुझे तो वो वाला भी चाहिए। ठीक है। मतलब नॉर्थ इंडिया ये वाला है हमारा, नॉर्थ इंडिया कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, ये वाला नॉर्थ इंडिया है। तो लोग ये नहीं देख रहे थे बाहर से लोग अटैक कर रहे हैं, नहीं, इसको तो छोड़ के लोग देख रहे थे कि ये वाला एरिया मेरा, ये वाला एरिया मेरा, ये वाला एरिया मेरा है, इसमें भी मैं अटैक करूंगा, इसमें भी मैं अटैक करूंगा, ये भी मेरा हो जाएगा, ये भी मेरा हो जाएगा, इतना एरिया मेरा हो जाएगा। ये लोग नहीं देख रहे थे कि बाहर से कोई अटैक कर रहा है, इसको नोटिस ही नहीं किया, जो कि करना चाहिए था। ठीक है। अब लिखो टू फैक्टर्स प्लेड वेरी क्रूशियल रोल इन द तुर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया। ठीक है। पहला, इंडिया लैक्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनाइटेड, lacked the existence of the united and powerful state to resist these invasion. इंडिया पहली बात यूनाइटेड नहीं था, यूनाइटेड नहीं था इसका मतलब ये है कि बाहर वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, जैसे आपके घर में किसी मतलब घर में लड़ाई हो जाए और बाहर वालों को पता चल जाए, फिर तो बाहर वालों के मजे ही मजे है ना, कि भर अब भाई इनके घर को तोड़वाना है कैसे भी हो जाए। लेकिन घर में ये एक एकता होती है ना, तो भाई तुम पहाड़ गिरा दो तो सारे एक साथ खड़े रहते हैं। ये बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बहुत घरों में ऐसा सब कुछ आज भी एग्जिस्ट करता है, बहुत बिलीव करते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे। ठीक है, और जो एक साथ रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया लैग कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि लोग किसके पीछे थे? रीजनल किंगडम्स, अपने रीजन को बढ़ाने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। ठीक है। इंडिया लैक द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनाइटेड एंड पावरफुल स्टेट्स टू रेसिस्ट दीज इन्वेजन्स। अनदर वन इज
The smaller Islamic states that emerged after the disintegration of, मतलब कि जब टूट गया था हमारा क्या बैसिड एम्पायर, disintegration of the Abbasid Empire had very little economic base. Had very little economic base. The main source of their income was plunder of the neighboring territories. ये भी बताया था मैंने आपको, बताया था जब मेन प्लंडरिंग किसका था, प्लंडर करना, बस हमें लूट पाट करनी है, दुनिया के भाड़ में, हमें तो लूट पाट करनी है। गजनी का था नहीं वाला एम, लिख लिया इतना। अब हमें लिखना है हेडिंग में कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ द तुर्क्स इन इंडिया। कॉजेज क्या थे अब, व्हाट वर द कॉजेज, बहुत सारे रीजंस थे इसके पीछे, इतना लिख लिया, इतना समझ में आ गया। अब आप कहोगे भैया आप लिखवा क्यों रहे हो, ऐसा नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है। और इसको आप खुद लिखोगे एक बार, तो जब आप अपने एग्जाम के टाइम पे कॉपी खोल के देखोगे, एक तो आपने नोट्स बनाए हुए हैं वो फॉलो फ्लो चार्ट वाला, ठीक है, उसके बाद आपने ये भी लिख लिया, तो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा परमानेंट होने लग जाएगा। जो आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है ना, इंडियन हिस्ट्री बेसिकली, उसमें से आपको कुछ ना कुछ 1% 2% इंटरेस्ट जागेगा, ठीक है। और जितना मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ आप लोगों से, जितना मेरे को लगता है कि आपको तुर्किश इन्वेजन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा एज कम्पेयर टू एंशियंट इंडिया, इजंट इट सो। हाँ, ठीक है, लिख लिए कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ द तुर्क्स इन इंडिया। अब चोला एम्पायर वाला है ना, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कितने अच्छे से, भैया हमने उम्मीद नहीं करी कि चोला एम्पायर हमें समझ में आ जाएगा, हमने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ पाया उसको, चोला एम्पायर को, अब वो दोबारा आ गया, उसको भी ऐसे ही दिमाग में घुसे घुसा देंगे तुम्हारे, कि कभी निकले ही ना, एग्जाम तक तो ना निकले। लिख लिया ना, कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ द तुर्क्स इन इंडिया, वेरियस रीजंस हैव बीन असाइंड फॉर, लिखो लिखो, वेरियस रीजंस हैव बीन असाइंड फॉर, various reasons have been assigned for the success of the Turkish conquest, the success of the Turkish conquest of the North India. Full stop. The Turkish army displayed, डिस्प्ले होता है डिस्प्ले, कोई displayed, ed, superiority, superiority over Rajput army, displayed superiority over Rajput army because they possessed better military organization, comma discipline and coherence। क्योंकि भाई राजपूत के कंपैरिजन में
जो हमारे तुर्क की आर्मी थी, तुर्किश आर्मी थी, उनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस, लाइक उनके कंपैरिजन में बहुत एडवांस क्या थी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, है ना? समझ गए? और वो एक उनके पास एक डिसिप्लिन था, कैसे लड़ रहे हैं, किस तरीके से लड़ना है, और वो एकजुट होकर लड़ते थे। ठीक है, एकजुट होकर तो भैया राजपूत भी लड़ते थे, लेकिन राजपूत क्या अपने लिए लड़ रहे थे, या वो अपने रीजन के लिए लड़ रहे थे सिर्फ? वो अपने लिए लड़ रहे थे, जैसे पहले ही हमने बात करी थी कि वो अपने रीजन, मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है, वो उसमें बिजी है, लेकिन उसको नोटिस नहीं कर रहे। ठीक है, तो उनमें एकजुटता वाला है ही नहीं है। अब वो ऐसा है जैसे कि वो होता है ना टीचर की, लाइक ऐसे मानो एक ये है, एक, अब स्क्रीन पे देखना ज़रा 2 मिनट, और एक सी है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये और ये। ठीक है, और ए आता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लाइक पावरफुल इसको बना देते हैं, ऐसे करके बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ए। अब भाई ये दोनों तो आपस में लड़ रहे हैं, ये इंडिया है हमारा, ठीक है, जस्ट ये हमारे जो बी और सी है, हमारे इंडिया है, और ए बाहर से लोग आ रहे हैं। अब आपस में लड़ रहे हैं दोनों। ठीक है, अब क्या होता है, अब ये चाहता है, सी है जो, क्यों ना मैं ए के साथ जुड़ जाऊं, और बी ऑटोमेटिक हार जाएगा, और फिर ये रीजन पूरा मेरा हो जाएगा। है ना, ये एक होती है ना दिमाग में, ये जो हम जिसके पीछे लड़ रहे हैं वो हमारा एरिया है, अगर मैं इनके साथ जुड़ जाऊं। लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये हम दोनों को ही खा जाएगा। लेकिन इसको तो अपना वही दिखता है ना, जब हम लालच करते हैं तो हमें से हमें वही दिखता है कि हमें क्या मिलेगा, उसके बाद क्या होगा हमें ये नहीं पता। मिलेगा क्या ये पता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये तो पता ही नहीं रहता। ठीक है, जैसे कि हमें 500 रुपये कमाने के चक्कर में हमने एक्स्ट्रा लगा दिए, किसके चक्कर में, 500 रुपये के चक्कर में, और एक्स्ट्रा जो मैंने हमने लगा दिए होते हैं वो नहीं देखते। ठीक है, आई होप समझ गए होगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये पॉइंट था, एकजुट होके नहीं लड़ रहे थे ये लोग। क्या हो गया, मिलिट्री के बाद क्या बोला भैया आपने? हाँ हाँ, सही है सही है, सही है मुस्कान। अब नेक्स्ट लिखो, द तुर्किश इन्वेडर्स वर, द तुर्किश इन्वेडर्स वर फाइन आर्चर्स, आर्चर्स पढ़ते हो फिर इसको आर्कर्स पढ़ते हो, आर्चर्स वही तीरंदाज होते हैं, तीर तीर चलाते हैं वो वाले लोग। हु डिपेंडेड प्राइमरीली ऑन, who depended primarily on the use of efficient and well disciplined cavalry against the Rajput infantry. Guys, what do you mean by infantry? ठीक ठीक, गुड गुड। और कैवेलरी? बताओ कैवेलरी क्या है? ठीक, इतना लिख लिया, दो बार रिपीट कर देना उसको। द तुर्किश इन्वेडर्स वर फाइन आर्चर्स who depended primarily on the use of efficient and well disciplined cavalry against the Rajput infantry। ठीक है, वो तलवार से लड़ने आ रहे हैं हमारे पास, जब तक हम उनको तीर से खत्म कर दे रहे हैं।
समझ गए? वो तलवार लेके आ रहे हैं हमारे पास भाग भाग के। आओ तुम भाग के, हम तीर चलाएंगे यहाँ से और तुम खत्म। समझ रहे हो? इस टाइप से एडवांस थे वो। लिख लिया होगा। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर लीडर मेड their leaders made intelligent use of the strategies गाइस जल्दी लिखो भाई, जल्दी। मेरे को 7:30 बजे तक एक पूरा लिखवाना है, लाइक पूरा। बल्कि उससे पहले हो जाए तो अच्छी बात। The leaders made intelligent use of the strategies, full stop. They restored the sham fights, जिसका मतलब होता है made sudden attacks, कॉमा laid traps, जाल बिछाना, and employed all means, fair or fall, to win the war. आपको पता है इस्लाम के लोग कैसे होते हैं, उनको जीतना होता है। वैसे उनको खून खराबा करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ भैया हम तो करेंगे। ठीक है। अच्छा करता हूँ। देयर लीडर्स मेड इंटेलिजेंट यूज ऑफ द स्ट्रेटजीज, फुल स्टॉप। दे रिस्टोर्ड द शैम फाइट्स, SHAM fights, made sudden attacks, कॉमा laid traps, जाल बिछाना, कॉमा and employed all means, fair or fall, FOUL, fall, to win the war. ठीक है। वो सडन अटैक क्या करते थे, वो अपने जो हमारे सोल्जर्स हुआ करते थे उनको ट्रेन किया करते थे अच्छी तरीके से, और ट्रेन सोल्जर्स हुआ करते थे वो अच्छे से लड़ाई करते थे। ठीक है। जाल बिछाया करते थे वो लोग। उनके लिए वो होता है ना, अरे कोई वो आपने वो नहीं सुना, आपने कुछ वो होता है शायरी वगैरह, एक कहावत होती है, जंग प्यार और जंग में क्या पता नहीं क्या बोलते हैं कुछ ऐसे करके। क्या होता है बताना जरा। हाँ भाई, प्यार और जंग में सब जायज़ है, वही वाला। ठीक है। अब भाई हमें जीतना है तो उसमें कुछ भी चलेगा, प्यार से कर लो या फिर ऐसे कर लो। ठीक। हाँ यही वाला, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। क्योंकि ऐसी चीज मेरे को याद नहीं होती, पता नहीं क्यों। ठीक है। फुल स्टॉप। द तुर्किश लीडर वर वेल द तुर्किश लीडर्स वर वेल familiar with the latest techniques of warfare and took keen interest in updating their knowledge. जो तुर्किश लीडर थे वो काफ़ी ज़्यादा familiar रहते थे, क्योंकि भाई वहाँ से जो
होता है ना, लाइक आपने सुना होगा पर्शिया होता है, वही होता है हमारा एपिटोम ऑफ नॉलेज। पर्शिया से ये सारा मतलब कि उसको सेंटर माना जाता है नॉलेज का। ठीक है, ये लोग वहीं से आते हैं एक तरीके से, ठीक है, और वो अपने आप को अपडेट रखते हैं इस चीज़ों से। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि भाई हम अपनी नॉलेज को कैसे अपग्रेड कर सकें, कैसे अपडेट कर सकें। ठीक है, फुल स्टॉप। द हिंदू सोशल सिस्टम was also one of the major factor. The Hindu social system was also one of the major factors responsible for the conquest of the Turks. दोबारा रिपीट कर देता हूँ उसको। The Hindu social system was also one of the major factors responsible for the conquest of the Turks. Full stop. The social organization based on caste system also proved disastrous in organizing a unified army against the Turkish invaders. समझ गए, राजपूत के पास भी आर्मी थी लेकिन आर्मी यूनिफाई नहीं कर पा रही थी भाई, क्योंकि भाई वो अलग अलग कास्ट सिस्टम से आया करते थे। रिपीट कर देता हूँ, द सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन caste system also proved disastrous in organizing a unified army against the Turkish invaders. Full stop. ठीक है, अब इसका कुछ इम्पैक्ट भी रहा था। इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजन। इम्पैक्ट लिखना है, बताओ, या चोला स्टार्ट कर दूं? ठीक है, इम्पैक्ट लिखो, हेडिंग डालो इम्पैक्ट। जल्दी जल्दी बोलूंगा, जल्दी जल्दी, ठीक है। 20 तक कंप्लीट। दे इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेडिशंस, they introduce new traditions and values which enrich society as a whole. It paved 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 the way for the liquidation of the multi-state system in India. For the liquidation of the multi-state system in India. ठीक है, full stop. The political ideal of the Turkish Sultan, the political ideal of the Turkish Sultan, comma, गाइस सुल्तान किंग ही होगा यहाँ पे, ठीक है। The political ideal of the Turkish Sultan, comma, was the centralized political organization controlled by a monarch, ठीक है, with the unlimited powers, and there was no place for feudalism in it, ठीक है, full stop. Next paragraph.
The institution of the institution of Iktaz was employed for the purpose of breaking the feudal traditions. Iktas were employed for the purpose of the purpose of breaking the feudal tradition of the various areas. कुछ ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहा मैं? कोई बात नहीं, स्पीड बढ़ाओ. The institutions of Iktas was employed for the purpose of breaking the feudal tradition of the various areas and for linking up the various parts of the empire and for linking up the various parts of the empire to one center. Full stop. Next paragraph. The Turk introduced Persian at the higher level of administration throughout their territories in India. The Turks introduced Persian at the higher level of administration throughout their territories in India. This brought about uniformity in the language of administration. समझ गए? अगर आप अमेरिका में जाके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो, जो अपने आप अपना असिस्टेंट रखोगे, तो आप उसको रखोगे जो जिसको हिंदी सही से आती हो. ठीक है? जिससे कि अगर वो कोई चीज़ बता रहा है, लाइक इंग्लिश टू हिंदी, सॉरी, इंग्लिश हिंदी उसको बहुत अच्छी, लाइक बहुत उसकी टॉप पे हो. कर देता हूँ, एक सेकंड. Their territories in India. This brought about uniformity, uniformity, in the language of administration. Language of administration. और एक चीज़ मान के चलो, ये इक्ताज यहाँ पे वर्ड आया इक्ताज. आई होप इससे आप थोड़ा बहुत familiar हो. क्लास आपने पहले पढ़ा हो तो. अगर नहीं तो अभी तक आप इसको ऐसा ही मानो. इट इज़ अ टाइप ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम. इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से 4th सेमेस्टर में. इतना डिटेल में पढ़ोगे बहुत ज़्यादा. ठीक है? फुल स्टॉप. द डिसअपेरियंस ऑफ द वॉरियर्स कास्ट. नेक्स्ट पैराग्राफ है. द डिसअपेरियंस, एकदम से गायब हो गई थी जो वॉरियर क्लास या फिर कास्ट. कौन सी थी वॉरियर कास्ट इंडिया में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. द डिसअपेरियंस ऑफ द वॉरियर कास्ट स्लैश नहीं वो, डैश क्षत्रियाज, फुल स्टॉप. दे ब्रॉड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट पैराग्राफ है. They brought the latest technology of that time to India, which brought radical changes in the society.
फुल स्टॉप। करता हूँ। They brought the latest technology of that time to India, which brought radical changes in society. Full stop. Next paragraph. Improvement in the wheels. Improvement in the wheels helped in the irrigation system and increased agriculture production. They provided new tools to artisans, which made them more productive in their professions. Full stop. Next paragraph. The invention of paper and production brought radical changes. Full stop. The Arabs had learned this technique from the Chinese, and it was the Turks who introduced it in India. Who introduced it in India in the 12th century. Full stop. हम इसमें बात करें इम्पैक्ट क्या पड़ा उन लोगों का आने के बाद, ठीक है। इट हेल्प्ड द ब्यूरोक्रेट्स it helped the bureaucrats in writing down all the details of the administration, not administrative, it's administrative rules. It helped the bureaucrats in writing down all the details of the administrative rules and regulations and acting accordingly. क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, अपनी मर्जी मन मर्जी, हम जो हमारी मर्जी होगी हम वही करेंगे, क्योंकि ये हमारे हमें राजा ने बोला, बेशक ना बोला हो। फुल स्टॉप। इतना लिख लिया। इन्वेंशन ऑफ इन्वेंशन एक सेकेंड। द इन्वेंशन ऑफ पेपर, कागज, एंड प्रोडक्शन, द इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड ब्रॉट रेडिकल चेंजेस। फुल स्टॉप। ओके, अब अकॉर्डिंगली हो गया, एक्टिंग अकॉर्डिंगली। फुल स्टॉप। लास्ट टू पैराग्राफ रह गए, जल्दी करो। पॉलिटिकली कॉमा, पॉलिटिकली कॉमा, द तुर्किश रूल्ड ended the small state ended the small states and laid down the foundation of a kingdom. इन्होंने छोटे छोटे स्टेट खत्म कर दिया और अपना किंगडम यहाँ पे फाउंड अपना मतलब कि उसका नींव डाल दी, ठीक। पॉलिटिकली कॉमा द तुर्किश रूल्ड ended the small states and laid down the foundation of a kingdom. Full stop.
The ended of the civil wars and place was sorry and peace was PEACE peace was maintained within the territories of the Turkish state. Again, it ended the civil wars and peace was maintained within the territories of the Turkish states. Full stop. It made trade routes safe. It made trade route safe for traders, which resulted in the flourishing of trade and commerce in the subcontinent. Full stop. Again दोबारा repeat कर रहा हूँ ये वाली बात. It made trade route safe for traders, which resulted in the flourishing FLOURISHING of trade and commerce in the subcontinent. ठीक है. अब ऐसी चीज देखो भैया, तुम पावरफुल इंसान का अगर टोल पे भी नाम ले देते हो ना, वो टोल खुल जाता है. खोल देते नहीं, खोल देते फ्री ऑफ कॉस्ट. वैसे ही इस तरीके की मानो कि भाई पावरफुल इंसान इस जगह को रूल कर रहा है, अगर हम इसमें इंटरफेयर करेंगे तो बचने वाले हम हैं नहीं है, फिर तो हम इंटरफेयर करेंगे ही नहीं. तो यहाँ से जो ट्रेड था सारा, यहाँ सारा कुछ सेफ हो गया. आपको इस पे मतलब कि ये लड़ाई दंगे नहीं होंगे इसमें, या फिर कोई अटैक नहीं करेगा बाहर से. फुल स्टॉप. सब कॉन्टिनेंट तक हो गया. लास्ट पैराग्राफ. when turks from the central asia when the Turks from the central asia invaded India, they introduced their culture in society. Full stop. turks also picked Turks also picked up many things from Indian culture, which resulted in shared values. Full stop. खत्म हो गया हमारे ये. ठीक है. When Turks from Central Asia invaded India, they introduced their culture in society. Full stop. Turks also picked up many things from the Indian culture, which resulted in the shared values. ठीक है. डन. आई होप सब समझ में आया होगा 3-4 पे जो भी लिखे आपने. कोई इतना संस्कृत में नहीं लिखवाया जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया ना. और भाई आप लोग तो टॉपर लोग हो, आपको तो एक बार में समझ में आ गया होगा जो जो लिखवाया है. ठीक है. और वो साथ साथ में जितना भी था थोड़ा बहुत हार्ड वगैरह वो भी मैंने आपको समझा दिया. ठीक है. अब हम आ जाते हैं अपने जो आज का टॉपिक है. देखो कहा था 7:30 बजे तक कंप्लीट करना है. इन नहीं आओ, वो हो चुका है. ठीक है. हाथ को थोड़ा रेस्ट दे लो अपने आप को. और मैं जब तक मैसेज डाल देता हूँ कि जल्दी आ जाओ. वो चली गई थी विदुला यहाँ से. पानी वानी पी लो.
ओके। आज हम बात करेंगे अब चोला एम्पायर के बारे में। अब आप कहोगे भाई चोला एम्पायर तो हमने लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के छोड़ चुके हैं या फिर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के छोड़ चुके हैं, है ना? कोई बात नहीं, हम इस बार भी दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि आपका सिलेबस का ही पार्ट है। आगे वापस सारे थम्स अप कर दो अगर आगे हो तो। जो थम्स अप इमोजी होती है ना उसको ऊपर रखो एकदम। यशी नहीं आई लगता है। अच्छा यशी आ गई, ठीक है। अब ये देखो, आपको ये आई होप ये दिख रहा होगा मैप, थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा। ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लैक पेन से, ये हमारी क्या है, चोला की टेरिटरी है ये, ठीक है। लेकिन जो मैं ये पता नहीं कौन से कलर का पहना, तोते कलर बोलते हैं उसको, पैरेट कलर, इससे कर रहा हूँ। ये यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, बेशक यहाँ पे इसकी टेरिटरी नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस चल रहा है किनका, चोलास का। जस्ट पहले हम मैप से समझ लेते हैं। जितना पिंक कलर जितना भी है यहाँ पे, उसमें सारा चोला का इन्फ्लुएंस चल रहा है। अब आप कहोगे भाई ये तो मतलब श्रीलंका में भी चल रहा है, मतलब ये बाहर इंडोनेशिया वगैरह साइड हर जगह चल रहा है, मतलब ये क्या हो क्या रहा है ये, इतनी बड़ी थी क्या ये? आपको एक चीज़ बता दूं कि चोला एम्पायर बाहर तक इसलिए बढ़ पाया क्योंकि इसकी नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। समझ रहे हो, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, ठीक है। अब आप इसको देख लो, इसका बड़ा मैप यही है, जस्ट दिख रहा होगा आपको, है ना? इसका बड़ा मैप ये वाला है। आप रिवर के नाम देख लो, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रिवर है। कावेरी रिवर यहाँ पर है, ठीक है। अभी आपको पूछूंगा मैं, ध्यान रखना। गोदावरी, कृष्णा रिवर, ठीक है, पेन्नार, ठीक, टुंगा भद्रा तो आपको पता ही होगी, खैर आपने पढ़ा होगा, विजयनगर एम्पायर, ठीक है। अब देखो मैं अपनी नोटबुक खोल रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। जो आपको वो देखती है भैया, आप ये पीडीएफ शेयर करोगे ना? हाँ, ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं। आपको मेरी नोटबुक वाली पीडीएफ चाहिए या फिर लाइक ये वाली जो मैप वाली? अच्छा सारी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा देखो, ये पीडीएफ यहाँ से पढ़ते हैं, और ये भी वैसा ही है कि बहुत ही मज़ेदार है ये भी, जैसे हमने भी वो पढ़ा था ना अभी, क्या पढ़ा था, तुर्किश इन्वेजन, वैसा ही ये है। लेकिन ये थोड़ा सा हम तुर्किश इन्वेजन थोड़ा इसके बाद आता है, थोड़ा बहुत बाद आता है, लेकिन हम फिर भी इसको हमने बाद में पढ़ा, नहीं पहले ही पढ़ लिया उसको, तुर्किश इन्वेजन को। कोई बात नहीं, टाइम पीरियड डिफर करते करेगा, लेकिन टॉपिक तो पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दें या फिर उसको छोड़ दें, ठीक है। एनीवेज, इंडिया हैविंग a vast history ranging from ancient times to the modern times। हिस्ट्री है इंडिया के पास एंशियंट टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक। हैव विटनेस्ड राइन्स ऑफ वेरियस डायनेस्टीज, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड रहा है अलग अलग डायनेस्टी का, अलग अलग टाइम से अलग अलग टाइम तक, एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है, एक रीजन से दूसरे रीजन तक, ठीक। वन ऑफ द सच एम्पायर ऑफ द साउथ सदर्न इंडिया वर ऑफ द चोलाज। कौन थे? चोलाज। अब आप कहोगे भैया ये बताओ, अभी हम, रुक जाओ उसको बताऊंगा मैं, ये दोबारा रिपीट करूंगा ये वाली लाइन में।
southern India were of the Cholas, which were also called Chola Mandalam. क्या बोलते हैं? चोला मंडलम या फिर कोरोमंडल, which emerged early medieval which emerged in the early medieval India or later ancient period of the Indian history. इतना समझ गए होगे। अब सुनो, क्या कहते हैं, आप कहोगे कि भैया अभी तो हमने ये पढ़ा ही था, जितना मुझे याद आ रहा, अभी हमने पढ़ा था संगम एज के टाइम पे, जब लाइक तमिल लिटरेचर वगैरह उस टाइम बहुत फ्लरिश कर रही थी, उस टाइम जब चोला था। ठीक है, ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या आपको? कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा। अच्छा, दोबारा हम पीडीएफ पे चलते हैं, उस वाली पे आ जाओ, इसको हाइड कर देते हैं। हाँ, आगे आगे। अब जैसे कि हमारा एंशियंट इंडिया ख़त्म हुआ, चोला किसी इस रीजन में आके आगे कुछ ना कुछ इस रीजन में आके थोड़ा सा सिकुड़ के रह गया। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके दोबारा से इसने पावर रीगेन करी, लगभग 200 साल तक ये इतने से एरिया में ही रहा था, लाइक इतने से एरिया, छोटे से एरिया में रहा था। ठीक है, यहाँ से मतलब कि जब हमारा एंशियंट इंडिया में था तो काफ़ी फ्लोरिश कर रहा था, लेकिन इस टाइम से ज़्यादा नहीं कर रहा था। ठीक है, जैसे मान के चलो इतना कर रहा था सदर्न इंडिया में चोला एम्पायर। ठीक है, फिर इधर वो भी थे, चेराज थे, इधर पांड्यास थे, है ना, ऐसा कुछ कर रहे थे। लाइक पांड्या तो इधर साइड से यहाँ पे लिख भी रहा है, जस्ट मैंने बता दिया ऐसा। आधे आधे पार्ट में तीनों डिवाइडेड थे। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे, लाइक एंशियंट इंडिया ख़त्म होते होते जब हम अर्ली मिडिवल के बारे में पढ़ते हैं तो इधर साइड हमारा क्या आता है, चोला एम्पायर रह जाता है छोटे से एरिया में, क्योंकि कोई ऐसे पावरफुल किंग आए नहीं उसके बाद एंशियंट इंडिया में जो भी थे। लेकिन अर्ली मेडिवल इंडिया में इमर्ज होने स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी, अब वापस चलते हैं अपनी नोटबुक पे। हम्म, ठीक है, आगे। नहीं आई क्या? एक सेकंड रुको। ठीक है, इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? दो नाम हमने पढ़े, तीन नाम बेसिकली, नॉट दो नाम। पहला चोलास पढ़ा, फिर चोला मंडलम पढ़ा, और कोरोमंडल के बारे में पढ़ा। तीनों एक ही टर्म है, लेकिन मतलब तीनों का एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग दे दिए। ठीक है, द चोला डायनेस्टी आ तमिल डायनेस्टी है जो कि रूल्ड प्राइमरली इन द सदर्न इंडिया अंटिल 13th century। ठीक है, अब जो भी आपने एंशियंट इंडिया के टाइम पे पढ़ा था उसको सबको भूल जाओ। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, अब जिन्हें आपने जो भी पढ़ा ठीक है पढ़ लिया वो, लेकिन ये थोड़ा उसे हल्का सा अलग है। ठीक है, अब आपने कभी नहीं सुना होगा कि चोला एम्पायर नॉर्थ इंडिया तक चला गया था? सुना था कभी? अभी तक सुना है? नहीं सुना ना, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में चला जाएगा, थोड़ा सा जाएगा। जो चोला डायनेस्टी है एक तमिल डायनेस्टी है जिसने कि रूल किया था सदर्न इंडिया में 13th century तक। ठीक है, ये जो डायनेस्टी है ओरिजिनेट होती है इन द फर्टाइल वैली ऑफ द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर दिखाई थी अभी मैंने, इसलिए कहा था देखो रिवर। ठीक है, इट लेट नॉर्थ एंड साउथ बिटवीन द टू रिवर्स पेनार एंड द वेलारू। ठीक, दो रिवर के बीच में लाई करता था, पेनार पेनार और वेलारू के बीच में। ठीक है, जो चोला टेरिटरीज हैं, कहाँ से कहाँ तक है ये चोला टेरिटरीज? स्ट्रेच्ड फ्रॉम द आइलैंड ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स यानी श्रीलंका से भी बहुत नीचे और लक्षद्वीप से भी थोड़ा नीचे। ठीक है, इन द साउथ टू द फार एज बैंक ऑफ गोदावरी। गोदावरी रिवर देखी थी अभी हमने, देखी थी ना गोदावरी रिवर अभी हमने ऊपर। जस्ट दोबारा शो करता हूँ, नो इश्यूज, मैं ओपन बार शो कर सकता हूँ, नो इश्यूज, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मैप के थ्रू ही समझ में आएगा।
कहाँ पर है गोदावरी? कहाँ से कहाँ तक? मालदीव से लेके, मालदीव यानी एक समझ रहे हो, यहाँ से मान के चलो मालदीव इधर साइड है, इधर साइड है मालदीव्स। मालदीव से लेके गोदावरी तक, यहाँ तक, इस रिवर तक इसका रहा है। क्या रहा है? टेरिटरीज रही हैं, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं। जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। राजा राजा चोला, ये इनका नाम है, राजा राजा डबल राजा हैं। राजा राजा चोला कॉन्कोर्ड पेनिनसुला साउथ इंडिया, ठीक है, इन्होंने पूरा कॉन्कोर कर लिया था पेनिनसुला, सदर्न इंडिया का पेनिनसुला यही वाला होता है ना, पेनिनसुला ये होता है जो सर, ये वाला। एनेक्स पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड ऑक्यूपाइड द आइलैंड ऑफ द मालदीव्स, ठीक है। ये वैसे बेसिकली यहाँ पे बताया गया है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है जो हमारा पढ़ते हैं हम चोलास के बारे में। पहले तो मैं अर्ली चोलास, जो कि हम संगम एज के संगम लिटरेचर के टाइम पे पढ़ते हैं। और एक होता है इंटररेग्नम, इंटररेग्नम मतलब गैप होता है, गैप बिटवीन द फॉल ऑफ द संगम चोलास और द राइज ऑफ द मेडिवल चोलास अंडर विजयनगरा। मतलब कि एंशियंट टाइम के और बीच में फिर अर्ली टाइम आया, इनके बीच में 200 साल तक ये जो रहा है, ये इंटररेग्नम पीरियड कहलाया जाता है, ठीक है। जो कि गैप बिटवीन द फॉल ऑफ द संगम चोलास, जब फॉल हुआ था संगम चोलास का, और जब उभर के आ रहे थे मेडिवल चोलास, किसके अंडर में? विजयालय। विजयालय फाउंडर हैं किसके? चोला एम्पायर, एम्पायर के, ठीक है। और फिर आएगा हमारा डायनेस्टी ऑफ विजयालय, जो कि अर्ली मेडिवल आता है उसमें, ठीक है। जैसे कि एक हमारा चोला ये हो गया एंशियंट इंडिया का, लाइक लाइक एंशियंट इंडिया का ये वाला हो गया वन वाला, अर्ली मेडिवल का ये हो गया, और बीच का ये क्या है? गैप है ये, ठीक है। इससे अब तो समझ गए होगे। फिर चौथा पीरियड हमारा फाइनली द चालुक्य चोला डायनेस्टी एंड द कुलोथुंगा चोला वन फ्रॉम द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 11th सेंचुरी। और ये ना, इन चारों को याद करना ऐसे नहीं ज़रूरी है भैया इसको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, क्या हो जाएगा। लिख सकते हो, लिखना चाहो तो पेज भरना चाहो, और नहीं भी लिखो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है वो यहाँ से आता है, क्योंकि मैं आपको अगर थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो एक कटा कटा सा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा कुछ भी। मेन नोटबुक में पूरा कटा हुआ है ऐसे 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 करके पेंसिल से, नहीं फिर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा करिकला चोला स्टैंड्स एज द मोस्ट फेमस अमंग द अर्ली चोला किंग्स। ये जो करिकला चोला है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, लाइक फेमस, ध्यान रखना, फेमस चोला किंग है। अमंग द अर्ली चोला किंग्स में सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? करिकला चोला। इनका नाम याद रखना, करिकला चोला, करिकला चोला, ठीक है। वाइल राजा राजा चोला वन, सॉरी राजा राजा चोला, राजेंद्र चोला एंड द कुलोथुंगा चोला वन रूल्ड एज अ नोटेबल एम्परर ऑफ द मेडिवल चोलास। क्या मतलब? दोनों में डिफरेंस है। ये बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, लेकिन ये जो फेमस नहीं रहे, बहुत ज़्यादा नोटेबल रहे हैं, मतलब कि इन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं जिससे कि ये नोटिस हमेशा इसको, इनको कोई ना कोई करता ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा द चोला रीच द हाइट ऑफ देयर पावर ड्यूरिंग द 10th and 11th, से 10th 11th and 12th सेंचुरी अंडर द राजा राजा चोला वन, जो कि राजा राजा द ग्रेट भी बोले जाते हैं इनको, ठीक है। राजा राजा चोला वन को क्या बोला जाता है? राजा राजा द ग्रेट। एंड हिज सन राजेंद्र चोला, द डायनेस्टी बिकेम अ मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड कल्चरल पावर इन एशिया। राजेंद्र चोला जो कि इनके सन थे, इनके राजा राजा चोला वन के सन थे, इनके टाइम पे इन्होंने, इनकी जो डायनेस्टी थी बहुत ज़्यादा मिलिट्री, इकोनॉमिकली, कल्चरली बहुत ज़्यादा पावर में आ गई थी एशिया में, ठीक है। राजेंद्र चोला थे, जो राजेंद्र चोला यानी जो राजा राजा वन के बेटे थे राजेंद्र चोला, उन्होंने एक विक्टोरियस एक्सपेंडिशन भेजा, यानी एक युद्ध के लिए भेज दिया, कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, जिसने कि गंगा की जो, लाइक गंगा थी उसको टच कर दिया था, ठीक है। जिसने कि जो पाला थे, पाटलिपुत्र में रूल कर रहे थे, उनको डिफीट कर दिया था, ठीक।
पाटलिपुत्र को कौन रूल कर रहा था उस टाइम? महिपाल, या फिर महिपाला जो बोलो आप, महिपाल उसको रूल कर रहे थे। ही ऑल्सो सक्सेसफुली रेडेड किंगडम्स ऑफ द मलाय, एक सेकंड का लिख रहा है, आर्कीपैगलो इनका कोई नाम है ये, एक किसी किंगडम का नाम है बेसिकली, ठीक है। अब सुनो, जो आता है हमारा नोटेबल सिटीज आता है, नोटेबल सिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं। नोटेबल सिटीज कौन कौन सी हैं? नोटेबल सिटीज ऑफ द चोलास वर, अब इन सिटीज का नाम आपको याद करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब मुझे पता है इनके नाम थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहे, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। तंजौर, ट्राइचेनापोलिस, TRICHANAPOLIS पोलिस, एंड कुंभकोणम, क्या? कुंभ, कुंभ का मेला सुना है? कुंभ, 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 ओनम सुना होगा आपने, ओनम, जस्ट के लगा देना, कुंभ का ओनम, ठीक है। तीन हो गए। अब इसको कैसे याद करना है? चने खाए कभी चने, ट्राई चना पॉलिस, ट्राई चना पॉलिस, तंजौर तो आप याद ही कर सकते हो। तीन चने पॉलिस यानी ट्राई चना पॉलिस, तीन मत लिख देना, ट्राई चना पॉलिस। कुंभ का मेला होता है ना, कुंभ का ओनम, कुंभ का ओनम, ठीक। आई होप याद हो गया होगा, मतलब रट गया होगा। द कैपिटल ऑफ द चोला एम्पायर वॉज गंगाई कोंडा चोलापुरम। भैया इतना बड़ा नाम है ये? हाँ है, थोड़ा सा है। क्यों है वही बताऊंगा मैं, आगे ये लिखा हुआ है, विच वॉज बिल्ड बाय द राजेंद्र वन। जो कैपिटल है चोला एम्पायर की वो थी हमारी गंगाई कोंडा चोलापुरम, जो कि किसने बनाई थी? राजेंद्र वन ने बनाई थी, जिन्होंने कि एक टाइटल लिया था। गाइस टाइटल भी याद करना जरूरी है कि किस किंग ने कौन सा टाइटल लिया था, ठीक है। और इसको ना हाईलाइट करके आना एग्जाम में, अगर लिख के या याद करके जाओ तो, ठीक है। टाइटल लगा दो ना अपने आप को, मैं हूँ गंगाई कोंडा चोला, क्योंकि मैंने गंगा को कॉनकोर किया है, वहां तक मैं पहुंच गया, ठीक है, समझ गए? क्योंकि मैंने गंगा को कॉनकोर किया है। आपको ये दिख रहे हैं ऐसे ऐसे यहाँ पे ये लग रहे हैं लाइक ब्रैकेट्स बने हुए हैं, देखो ये ब्रैकेट बना हुआ है, आई गेस आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा ये ब्रैकेट बना हुआ है इधर से इधर तक, दिख रहा है नहीं दिख रहा? देखो इधर भी ब्रैकेट बना हुआ है, वो मैंने इसलिए बना रखे हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने ब्रैकेट में लगा रखे हैं सिर्फ। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ब्रैकेट, इधर साइड ये वाला। अब जैसे कि कुछ, ये वैसे इसका कोई काम नहीं था इसका, जो ही ऑल्सो सक्सेसफुली रेडेड किंगडम ऑफ द मलाय आर्की जो भी है, आर्की पेलेगो, इसका कोई काम नहीं है, जस्ट लाइन बढ़ाने के लिए, ठीक है। इन द एज ऑफ द चोलास द होल ऑफ द साउथ इंडिया केम फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रॉड अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट। इस टाइम पे लाइक, इस टाइम पर साउथ इंडिया पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एक गवर्नमेंट के अंडर में आया था, ठीक है। इतना ही देखो, बाकी आपके पास पीडीएफ होगी, ठीक है। इसके बाद देखो, द पीपल ऑफ द चोला एम्पायर वर मोर बेनिफिटेड बाय द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारे लोग थे चोला एम्पायर के, वो बहुत ज़्यादा फायदे फायदे में थे। क्यों फायदे में थे? क्योंकि चोला एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा था इसलिए। और ये क्यों था, फर्दर टॉपिक में इसको पढ़ेंगे। ये भी काट रखा है आपको दिख रहा हो तो ये, अरे मेरी कॉपी है, कॉपी में ऐसे लिखना पड़ता है थोड़ा बहुत। द चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले थे ना अभी, तो वो यहाँ पे पढ़ेंगे। द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, गाइस वैसे अभी तक यहाँ पे समझ में आया, मैं आपके लाइक स्क्रीन पे आ रहा हूँ। अगर अभी यहाँ पे कोई डाउट है चोला एडमिनिस्ट्रेशन से पहले तो मेरे से पूछ लो फटाफट से। बताओ बताओ।
सो गए क्या? ठीक है, अगर आपको ना बाई चांस यहाँ पे से पढ़ने में इशू हो रहा है, अगर आप कहोगे तो मैं यहाँ से भी बता दूंगा, इधर साइड से। द नोटेबल सिटीज कौन कौन सी? तंजौर, ट्राइचेनापोलिस, कुंभकोणम। ठीक है, इन्होंने गंगाई कोंडा चोलापुरम का रखा था। ठीक है, कैपिटल रखी थी राजेंद्र वन ने, और उन्होंने एक टाइटल भी रखा था गंगाई कोंडा चोला, जिसका मतलब क्या होता है? कॉन्करर ऑफ गंगा। ठीक है, दिस कैपिटल इज said to have existed between the 11th 12th century. The two center of the period which depict the very evidence of the Chola rule was Puhar at the coast of Puriyaur island. ये नहीं रखा था मैंने, क्योंकि क्यों डालना है इसको, ज़रूरी है क्या कुछ? इसलिए मैंने यहाँ पे डालता नहीं हूँ, जो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं उसमें से पढ़ा सकता हूँ। चलो नोटबुक पे। पता है मैं क्यों बोल रहा था आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ते टाइम? क्योंकि एक तो ये इतना हार्ड लैंग्वेज में है नहीं। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, मतलब कि इसको कोई मतलब 12th क्लास का या फिर 10th क्लास का 9th 8th का भी बच्चा पढ़ लेगा ना, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। नाउ, चोला एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर आता है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लेकिन हम अगर चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डायरेक्ट बता देंगे तो हमारे 2 से 3 पेज हमारे बेकार चले जाएंगे, तो हमें 2 से 3 भरने हैं ना, 2 से 3 पेज। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एकदम स्टार्टिंग से, और फिर हम यहाँ पे आएंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन पे। ठीक है, तो भैया अब ध्यान से सुनना है। Chola king followed a highly systematized and efficient system of administration. I think मैंने लास्ट टाइम भी इसमें से कुछ ना कुछ रीड किया था, इसलिए मेरे को रिकॉल हो रहा है। जो चोला किंग थे वो फॉलो करते थे बहुत तरीके से, बहुत सही तरीके से सिस्टमेटाइज्ड रहते थे। ठीक है, और एफिशिएंट सिस्टम को फॉलो किया करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम को फॉलो किया करते थे। ये जो डिटेल है ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व बेस्ड ऑन प्राइमरली ऑन लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज से हमें पता चलता है। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज यूजली हेरिडिटरी, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा और बेटे का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, वही पता है ना, ऐसे ऐसे राजा बनते हैं घर में से ही, मतलब जो बेटे का बेटा राजा का बेटा राजा, वही वाला हेरिडिटरी होता है। ठीक है, विच वॉज ओकेजनली मॉडिफाइड बाय द रूलिंग किंग्स चॉइस एज युवराज, जिनको कि चूज कर लिया जाता था एज अ युवराज के, युवराज के उनको चुन लिया जाता था पहले से ही। ठीक है, पहले ऐसा होता था राजा का बेटा राजा बनेगा डायरेक्ट, अब उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफाई करवा दिया गया, राजा का बेटा पहले युवराज बनेगा फिर राजा बनेगा। ठीक है, द कोरोनेशन, कोरोनेशन यानी राज तिलक हुआ करता था जो, यानी क्राउनिंग हुआ करती थी, वो सेलिब्रेट होती थी बड़ी धूमधाम से, अलग अलग प्लेसेस पे, डिफरेंट प्लेसेस लाइक टेंजौर, गंगाईकोंडा चोलापुरम एंड अदर प्लेसेस टू। ठीक है, द चोला हैड 3 मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, चोला के पास 3 मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। पहला है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको लिखना है लाइक हेडिंग में, लाइक हेडिंग की तरह आपको लग भी रहा होगा थोड़ा बहुत। द चोला हैड 3 मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कॉल्ड, फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। जैसे आज के टाइम पे देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, वैसी होती है ना। The efficient Chola administration system has been well appreciated by many historians and rulers. ठीक है, अब आता है हमारा पहला वाला था जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन।
द सेंट्रल गवर्नमेंट रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी किसके अंडर में रहेगी? बहुत सीधी सी बात है भैया, सेंट्रल है तो किंग तो होगा ही होगा इसमें, मोनार्क। जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट किसके अंडर में है? पीएम के अंडर में। ठीक है, तो वैसे ही इसके जो लीडरशिप है, लीडरशिप कौन करता था? इसका लीडर कौन था? किंग था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चोलास डायनेस्टी वॉज मोनार्कियल। जो एडमिनिस्ट्रेशन चोला का किस पे था बेस्ड? मोनार्कियल बेसिस पे बेस्ड था। द किंग वॉज अ बेनोवोलेंट, यानी बहुत ज़्यादा काइंड था, किंग था जो दयालु था। दयालु किंग नहीं था बल्कि दयालु डिक्टेटर था, किंग था जो, ठीक है। एंड सुप्रीम कमांडर, जो किंग था बहुत ज़्यादा काइंड डिक्टेटर था। एक होता है डिक्टेटर, वो नाजी वाला डिक्टेटर, हिटलर वाला, ठीक है। और एक थे हमारे ये बहुत ज़्यादा प्यारे डिक्टेटर थे, ठीक है, पूकी डिक्टेटर। एंड द सुप्रीम कमांडर, ही इशूड ओरल कमांड्स to responsible officers when representation were made to him। जैसे कि अगर मैं मुस्कान को अपने कोर्ट में कोई पोजीशन दूंगा, या फिर मैं अपनी कोई पोजीशन यशी को कोई भी दूंगा, तो मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा कि आपको इधर एरिया में ये सब कुछ देखना है, प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल करनी है, प्रॉपर तरीके से प्राइस टैक्स देखने हैं, प्रॉपर तरीके से देखने क्राइम तो नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से देखना है कि रैगिंग तो नहीं हो रही किसी बच्चे की। तो कुछ ना कुछ चीज़ें बोलूँगा जिससे कि आप लोग उसके लाइक उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे क्या कहते हैं, अपॉइंट कर दिया और आप ही इसके जिम्मेदार हो। ठीक है, तो वैसे ही जो किंग था कमांडर्स को कमांड दिया करता था, ओरल कमांड दिया करता था, ठीक है। ऐसा तो नहीं लिख के देगा भाई किंग कि मुस्कान को ये करना है, मुस्कान के लिए कुछ की पॉइंट्स ये हैं। पहला ये करेगी, दूसरा ये करेगी, तीसरा ये करेगी, ये करेगी, ठीक है। पॉसिबल उस टाइम पे, ये तो कब आया था? तुर्क के टाइम पे पेपर वगैरह आए थे, लेकिन इसके टाइम पे ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन तुर्क के टाइम पे आए थे पेपर्स इंडिया में। वैसे कुछ कुछ पेपर्स आ गए थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पेपर नहीं थे बिल्कुल भी। वो बहुत होता है ना, लाइक आपने कभी पुराने बुक्स देखे होंगे, कितने मोटे मोटे पेजेस होते हैं वो वाले, वैसे पेजेस हुआ कर होंगे। एनीवेज, इन द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन एग्जीक्यूटिंग हिज ऑर्डर अ पावरफुल ब्यूरोक्रेसी असिस्टेड द किंग। एक ऐसा नहीं किंग अपनी तरफ से रूल करे आ रहा है भाई, ऐसा होता है ना कि अगर जैसे इंदिरा गांधी को कोई रूल मतलब कि वो नहीं था, मतलब कि उनको कोई असिस्ट करने के लिए नहीं था, या फिर हम ये कह सकते हैं असिस्ट करने वाले थे लेकिन वो किसी की सुनती नहीं थी। अगर ऐसा हो जाता तो फिर सीधी सीधी बात हो जाती है कि बहुत ज़्यादा हालत बद से बदतर हो सकता है। तो बेसिकली क्या था ना, यहाँ पर किंग के पास बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, ब्यूरोक्रेसी चलती थी यहाँ पे, वो पावरफुल थी बहुत ज़्यादा वो, ठीक है। और वो किंग को बताते थे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और एंड डिसीजन तो बेसिकली किंग का ही होता था, ठीक है। Council of Ministers and officials took active part in the running the administration of central government। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करते थे, साथ ही साथ जो हमारे ऑफिशियल्स हुआ करते थे, वो एक्टिव पार्ट्स लिया करते थे किसमें? जिससे कि वो रन कर सके एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, ठीक है। द हायर ऑफिशियल्स वर कॉल्ड, एक सेकेंड में आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, पैरम, PERUM UN, बेसिकली NTARM, यहाँ पे लिख दूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ से ना स्कैन कर दे रहा है, चला गया है, पेंसिल से लिखा है ना वो, पेरुन टरम, एक संग बताऊंगा, ठीक है। एंड द लोअर ऑफिशियल, उनको बोला जाता था हम सीरूतरम। अब सुनो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है लेकिन गायब हो गया है। एक आता है पेरुन तरम, ठीक है। दूसरा आता है सीरुन तरम। कैसे? ये हमारे कौन हो जाएंगे? हायर वाले हो जाएंगे, लिखा हुआ है देखो हायर ऐसे करके, अगर आप थोड़ा सा इसको देख पा रहे हो तो। और ये थे हमारे लोअर, ठीक है। अब आप इसको कैसे याद करोगे भैया?
चलो आपने बता दिया ये। पेरूतरम थे और सीरूतरम थे, हायर ऑफिशियल सीरूतरम थे, और वो लोअर ऑफिशियल, सॉरी हायर ऑफिशियल पेरूतरम थे, और जो हमारे छोटे ऑफिशियल थे वो सीरूतरम थे। आपने कभी इसका नाम सुना है, IPS? IPS, जस्ट आप इसका ही सहारा ले लो। आई हटा देंगे यहाँ से थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए, मतलब कि इसको याद करने के लिए आई हटा देंगे। पी रखेंगे, पी कहाँ पर है, ऊपर है, और एस कहाँ पर है, नीचे है। पैरुन तरन, पी से क्या आएगा, पैरुन तरन। बस आपको पैरुन और सीरुन तो रखना है याद, बल्कि सीरुन नहीं, पी और सी रखना है। बाकी सब तो आर यू एन सेम ही है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। पे और सी, रन और रन, तरम। यहाँ पे पी याद करना है, यहाँ पे सी याद करना है। ठीक है, समझ के याद हो जाएगा ये, याद हो जाएगा। फर्स्ट लाइन ही रेड करी थी आपने, मतलब माइक ओपन कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। IPS, पी वाले हायर, लो, सी वाले लोअर ऑफिशियल। द जस्टिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द किंग डिपेंड्स ऑन द गुडनेस ऑफ द मैन एंड हिज बिलीफ इन अ सेंस ऑफ राइटियसनेस। अगर आप उसको करना चाहो तो कर लेना, लेकिन मैंने इसको ना यहाँ पर यहाँ तक लगा रखा है इसे। ठीक है, जो किंग, जो भी मतलब कि किसी ने गलत काम कर दिया, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि उसने क्या काम करा, लेकिन होता है ना उन पे लाइक नज़र रखने वाले होते हैं कि इसने कितने सही काम करे, कितने गलत काम करे, उस पर डिपेंड रहता था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे उड़ान कुट्टम। थोड़े से, अगर आप तमिल से हो तो आपके लिए इजी वर्ड्स होंगे, अगर नहीं हो तो आपके लिए थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं। कुट्टम, UDAN-KUTTAM। अरे भैया आप बोल रहे थे ना कि आपने पिछली क्लास में कुछ पढ़ा था इस बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ सॉरी 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 सॉरी। आपका वो मैसेज 5 मिनट पहले का है, 10 मिनट पहले का बेसिकली, और मैं उसको 10 मिनट बाद पढ़ रहा हूँ, सॉरी सो सॉरी। हाँ हाँ, याद आ गया मेरे को। ठीक है, उड़ान कुट्टम थे, वर हाई ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, and they served as the intermediaries between the king and the regular bureaucrats। अब ये जो हमारे उड़ान कुट्टम थे, ये कौन थे, इंटरमीडियरीज थे, यानी बिचौले होते हैं ना, बीच के बिचौले, ये वो लोग थे। वो किन किन का काम करते थे, किंग के बीच का, और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में जो बातचीत होती थी वो इनके थ्रू हुआ करती थी। ठीक है, पहले किंग आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर इनके, इनकी बात ये बताएगा, इनकी बात ये बताएगा, समझ गए, वैसी वाली बात। कानकानीज, कानकानीज यानी CANKANIS were the supervisors who are the agent of the Central Department of Control and Audit। ऑडिट होती थी एक तरीके की, ठीक है, और ये सुपरवाइजर हुआ करते थे कौन, कानकानीज, जो कि सेंट्रल डिपार्टमेंट के एजेंट हुआ करते थे। डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोल, सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोल, ऑडिट बनाया करते थे टाइम टू टाइम, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये दे ऑल्सो सर्व एज अ चेक ऑन द, लाइक बेसिकली कहता है, अगर आप उसको यहाँ तक भी करोगे तो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप इस पैराग्राफ को यहीं पे कंप्लीट कर दोगे तो फिर भी कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का तो फिर भी काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी आएगा वो है रोल ऑफ द किंग इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है ना, कि ये सब कुछ ये जो फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है,
दे ऑल्सो सर्व एज अ चेक ऑन द ऑफिसर्स, ये जो हमारे कनकनी से ये चेक की तरह काम करते थे होते थे ना, लाइक ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे या फिर कहीं षड्यंत्र तो नहीं रच रहे, ये भी इनका काम किया करते थे। ठीक है, हर एक लोकेलिटी में देखा करते थे। एज रिगार्ड द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग द प्रमोशन ऑफ दिस ऑफिसर्स, इसको फिर आगे मैंने काट दिया, बेसिकली था ही नहीं इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे इसके आगे मैंने कुछ लिखा ही नहीं। तो इसको आप छोड़ सकते हो, लाइक इतना छोड़ सकते हो। ठीक है, ओके। और मैं आपको सिर्फ वही बोलूँगा कि आप उतना ही याद करो जितना मैंने आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से मतलब ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप इतना याद पॉसिबल भी नहीं, आप याद करो, है ना, पॉसिबल है क्या याद करना इतना सारा और समझना भी। अगर देखो कुछ चीज़ होती हैं समझने में अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ समझने में दिमाग का मतलब खराब, दिमाग का दही हो जाता है। इसलिए मैं जो ब्रैकेट में डाल रहा हूँ उतना ही करो, आपको जल्दी याद होगा और समझ में भी अच्छी तरीके से आएगा। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ोगे तो कन्फ्यूजन डेफिनेटली क्रिएट होगी। रोल ऑफ द किंग इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, सबको पता है। जो चोला किंग थे और जो क्वींस थी, उनको कैसे कंसिडर किया जाता था कि ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। आपने सुना हो ना डिवाइन राइट ऑफ किंग, जो कि कब से फॉलो होता आ रहा है, लाइक कब से, लुइस 14, जब लुइस 16 आए, लुइस 15 आए फ्रेंच में, उस टाइम से और उससे भी पहले आई गेस। ठीक है, कि हमको भगवान ने भेजा है। बोलते नहीं, बोलते किंग वगैरह कि हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वैसे इनको कंसिडर किया जाता है कि भगवान के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं। देयर आइडियल्स वर केप्ट इन द टेम्पल्स, जो राजा रानी हुआ करते थे उनके जो तस्वीरें हुआ करती थी, उनकी मूर्ति हुआ करती थी, उनको भी टेम्पल्स में रखा जाया करता था। द चोला किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, किंगशिप थी वो हेरिडिटरी थी, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा। द चोला रॉयल फैमिली फॉलोड द प्रिंसिपल डेट एल्डेस्ट सन शुड सक्सीड द किंग, जो बड़ा बेटा होगा वही सक्सीड करेगा चोला किंग को, उनके जो सिंहासन को वही लेगा। ठीक है, द हायर अपेरेंट वॉज कॉल्ड युवराज, जो कि हायर किया जाता था, हायर मतलब समझ रहे हो, उसका बेटा वो बच्चा हुआ करता था, उसको कौन बोल क्या बोला जाता था, जो बड़ा बेटा हुआ करता था उसका, मतलब जो बड़ा बेटा हुआ करता था, अरे मुंह में से आवाज क्यों निकल रही है दोबारा, जो बड़ा बेटा हुआ करता था जिसको कि सक्सीड मतलब सक्सेशन मिलता था चोला थ्रोन का, उसे हम हायर बोलते हैं। वो हायर को हम क्या बोलते हैं, युवराज। एक पर्टिकुलर टर्म क्या है, युवराज, जो कि पता ही होगा राजा का बेटा कौन होता है, युवराज, है ना। जैसे कि राजकुमारी होती हैं, आपने चंद्र नंदिनी का भी सीरियल देखा हो, स्टार प्लस पे आता था जो, तो उस पर क्या बोलते थे, राजकुमारी नंदिनी बोलते थे, जब नंद उसका पिता था उसके टाइम वहाँ पे, क्या था उसका, पाटलिपुत्र में, युवराज और राजकुमारी बोलते थे नहीं बोलते थे, वैसे ही। एनीवेज द चोला मोनार्क एंजॉयड enormous पावर एंड प्रिविलेजेस, बहुत सारे पावर्स इंजॉय करते थे, लाइक बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी पावर इंजॉय किया करते थे, और बहुत सारे उनके पास छूट भी थी। ठीक है, द चोला किंग्स टूक अ टाइटल लाइक चक्रवर्तीगल या फिर चक्रवर्ती, क्योंकि देखो अगर ये चक्रवर्ती ही पढ़ेंगे, लेकिन इसको तमिल में कुछ और पढ़ते हैं, जो कि पढ़ते हैं हम चक्रवर्तीगल, विच मार्क देयर अचीवमेंट्स, जिस जो कि क्या मार्क करता है कि इनके अचीवमेंट्स को मार्क करता है। ठीक है, दे लिव्ड इन वेरी बिग रॉयल पैलेस, ये बहुत बड़े पैलेस में रहा करते थे। जो पैलेस सर्वेंट्स हुआ करते थे उनको बोला करते थे हम वेलम्स, वेलम्स बोला करते, VELLS AMS, एंड दे वर सेटल्ड इन सेपरेट क्वार्टर्स इन द सिटी, और ये भी एक सेपरेट क्वार्टर में रहा करते थे उसी सिटी में। ठीक है, जो चोला किंग्स थे हैड टाइगर एज देयर रॉयल एम्बलम, और जो चोला किंग थे उनको उनका जो रॉयल एम्बलम था वो क्या था, टाइगर था। ठीक है, एक सेकंड रुको, ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं। कैसे आप सबके कॉलेज में हॉस्टल्स हैं?
अगर हॉस्टल्स नहीं है तो स्पेशल बस सर्विस आपके लिए लॉन्च हो चुकी है। स्पेशल इसमें क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ हाँ, और 67 कॉलेजेस उसको कनेक्ट कर रहे हैं उस, मतलब कि जो वो है ना, 67 कॉलेज को कनेक्ट कर रहा है। अब बता दूँ कौन कौन से कॉलेज हैं। यू यू स्पेशल है, यू स्पेशल बस का नाम यू स्पेशल। यू स्पेशल बस रूट्स नरेला पटेल चौक पश्चिम बिहार से क्रोडीमल कॉलेज, ओखला से खालसा कॉलेज, वसुंधरा इनक्लेव से अमर कॉलोनी कैंपस, भवाना से खालसा कॉलेज, द्वारका सेक्टर 21 से आईआईटी दिल्ली, बदरपुर बॉर्डर से अरबिंदो कॉलेज, आर्ट्स ऑफ लिविंग आश्रम से खालसा कॉलेज, नरेला से इंद्रप्रस्थ कॉलेज, और ये क्या है, मुकुरबा चौक से हिंदू कॉलेज जाएंगे। और इसमें 100 इलेक्ट्रिक एसी बसेज हुए, ठीक है, 25 रूट्स कवर करेंगी ये। और इसमें सीसीटीवी कैमरास हैं, म्यूज़िक है, पैनिक बटन है, जीपीएस है। मतलब समझ रहे हो? 5 स्टार बोल सकते हैं, इसमें खाना वाना थोड़ी मिलेगा, इसमें और भी मिलेंगे, लाइक कोई और तो कॉलेज होंगे ना। तुम्हारा तो इंद्रप्रस्थ आ ही गया, नरेला से इंद्रप्रस्थ। ये मैसेज पे मैसेज ये करे जा रहे थे, अब इसका मैं क्या करूँ? प्रेसिडेंट बन के खाना भी है अवेलेबल करवा देना। जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, जब तक आप लोगों की शादी हो जाएगी शायद। नहीं तो शादी नहीं होगी, ड्यू से निकल ही जाओगे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। आ जाए वापस, लाइक ये वाला पैराग्राफ करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ कर देते हैं क्लास, ठीक है? ठीक। क्योंकि पॉसिबल नहीं है 14 पेज अभी कंप्लीट हो जाए। नहीं, पॉसिबल तो है लेकिन अभी हो नहीं पाएंगे। ठीक है। ऑल हैंडल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर कंट्रोल बाय द किंग, जितने भी सारे चीज़ें हुआ करती थी वो कौन कंट्रोल करता था? किंग। एज ही इंजॉयड एब्सोल्यूट पावर, किंग है, सीधी सी बात है, मोनार्क है, मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर तो होगी होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ी अगर मोटी पेन से लिखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखेगा। मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स, भाई सब भी लिखना पड़ेगा क्या? टुक, एक्चुअली यहाँ पे वाइटनर लगा हुआ है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक्टिव पार्ट इन, ये तो सही लिख रहा है, एक्टिव पार्ट इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सारे मिनिस्टर्स ऑफिशियल्स वगैरह बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट कर देते बेसिकली, जिससे कि जितना भी गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो स्मूथली रन कर पाए, ठीक है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वॉज अ हाईली सेंट्रलाइज्ड वन,
ये हाईली सेंट्रलाइज्ड है, ध्यान रखना गाइस। अभी हम इसको डिबेट पढ़ेंगे ना, लाइक हिस्टोरियंस की हिस्टोरियोग्राफीज पढ़ेंगे, तो कोई बोलेगा कि नहीं ये सेंट्रलाइज नहीं था, कोई बोलेगा सेंट्रलाइज था ये। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे, ध्यान रखना। जो द चोला एम्पायर सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो था हमारा हाईली सेंट्रलाइज्ड। द फ्यूडल चीफ्स वर कीप्ड अवे फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। जो फ्यूडल चीफ्स हुआ करते थे उनको दूर रखा जाता था एडमिनिस्ट्रेशन से, भाई दूर चल चल चल। एंड गवर्नमेंट हैड अ डायरेक्ट लिंक विद द पीजेंट्स इंस्टीड ऑफ द फ्यूडेटरीज। अब ये हुआ, जो फ्यूडेटरीज हुआ करते थे जो कि किंग के बीच में और पीजेंट्स के बीच में एक कनेक्शन बनाते थे, वही बीच वाला कनेक्शन हटा दिया। अब सीधे गवर्नमेंट बात करेगी पीजेंट से, डायरेक्ट बात, डायरेक्ट लिंक है अब, ठीक है, डायरेक्ट लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है। द चोला किंग हैड अडॉप्टेड द युवराज ड्यूरिंग द किंग्स रूल। भाई सीधी सी बात है, युवराज ऐसा तो नहीं है कि राजा मरने के बाद आएगा युवराज। युवराज तो उसी टाइम आएगा ना जब राजा है, राजा ही तो चूज करेगा ये मेरा युवराज होगा। सही बात है ना, सही बात। अगर राजा मर गया तो युवराज ऑटोमेटिकली किंग बन जाएगा। सही बात है ना, सही बात। तो ये तो कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। द ऑर्डर ऑफ द किंग्स वर रिटन एंड कॉपीज of its would be sent to respective departments and officers। अब जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि ओरल कमांड्स देते थे, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि पेजेस नहीं थे, लेकिन हमने ये भी देख बोला था कि पेजेस थे लेकिन वैसे नहीं थे जैसे आज के टाइम पे हैं। कुछ टाइप के मोटे वाले आते ना, कुछ वैसे वाले थे। उनको लाइक प्रिंट किया जाता था, कॉपी किया जाता था उनकी, प्रिंट नहीं कह सकते, लाइक उनको लिखा जाता था, उनकी कॉपी बनाई जाती थी और अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको भेज दिया जाता था। ठीक है, और अलग अलग ऑफिसर्स को भी दे दिया जाता था ये। और जो रॉयल प्रिस्ट थे वो एक रिलायबल एडवाइजर थे, यानी उन पर ही भरोसा कर सकता है किंग एट द एंड। ठीक है, मैंने 50 लोग तो होते होते हैं, जो एट द एंड जो किंग उस पर भरोसा करेगा वो है हमारे कौन, प्रीस्ट, पंडित जी। लॉ एंड ऑर्डर अंडर चोलास, ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ चोलास हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। जो किंग थे वो चीफ जस्टिस माने जाते हैं, ठीक है। जो माइनर डिस्प्यूट होते हैं वो विलेज लेवल पर सेटल करने की कोशिश की जाती थी उस टाइम पे। पनिशमेंट वो होती थी, किस टाइप में होती थी, फाइन्स या फिर डोनेशन के तरीके से होती थी। यानी अगर आपने कोई पनिशमेंट कर दिया तो आप इसके लिए आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने लाइक बहुत ज़्यादा दे दिया है तो आपको ब्राह्मण को डोनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अवॉर्डेड बाय द, कौन देता था पनिशमेंट, अवॉर्डेड बाय द जुडिशियल ऑफिसर। अलग अलग ऑफिसर्स होते थे, उनमें से एक था हमारा कौन, जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, डन, ऑलराइट। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आज लंबी क्लास होगी काफ़ी, लाइक 1 आवर 43 मिनट की अप्रोक्स। कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है।